हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं ये एचपी पुलिस कांस्टेबल फ्री क्रैश कोर्स के तहत यूट्यूब पर फ्री चलाई जा रही हैं। और इन क्लासेस की जो पीडीएफ है ये आपको ग्रेड अप स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप पिन कमेंट भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आपने जरूर फॉलो कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रेपोजिशन। और मैंने आपको बताया था कि हम टेंसेस करने वाले हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो आपका टेंसेस टॉपिक है, ठीक है, जब मैंने इसको एनालाइज किया तो टेंसेस टॉपिक के साथ आपके दो टॉपिक और अटैच है। कौन कौन से? एक तो है आपके पास वॉइस और एक है आपके पास नरेशन। तो इन तीन टॉपिक को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वॉइस पढ़नी है, अगर आपको नरेशन पढ़ना है, तो उससे पहले आपको टेंसेस की समझ होनी चाहिए, ठीक है। अब इनके बीच हमारे दो टॉपिक फंस रहे थे। कौन कौन से? एक तो था प्रेपोजिशन और एक थे आपके पास कंजंक्शन, ठीक है। तो ये जो दो टॉपिक है ये अलग है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इन दो टॉपिक को कवर कर लिया जाए अच्छे से, फिर लास्ट के इन तीन टॉपिक पे फोकस किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमने आज ये जो वीडियो है ये हम प्रेपोजिशन के ऊपर लेके आए हैं, ठीक है। तो फिर अभी हम करेंगे प्रेपोजिशंस, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका कंजंक्शंस पे, ठीक है। और उसके बाद आपके चलेंगे टेंसेस, वॉइस और नरेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। अब देखिए, ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। अब आपको यहां पे फोकस करना है, जो भी हम वर्ड प्रेपोजिशन में यूज करेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ना ही एडजेक्टिव के लिए, ना ही वर्ब के लिए, ना ही एडवर्ब के लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो भी हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे तो फिर वो क्या शो करवाएंगे? प्लेस, टाइम और डायरेक्शन। समझ गए? एग्जाम्पल देखिएगा, शी स्टडीज इन लंदन। अब यहां पे प्रेपोजिशन क्या है? यहां पे प्रेपोजिशन है आपके पास, ये देखिए, इन। तो इन क्या बता रहा है कि लंदन में वह स्टडी कर रही है, ठीक है। तो यहां पर जो हमने प्रेपोजिशन यूज किया, यहां पर जो हमने प्रेपोजिशन यूज किया वो क्या शो करवा रहा है? वो शो करवा रहा है आपके पास प्लेस, कि वो स्टडी कर रही है, लेकिन कहां पे कर रही है? इन लंदन, ठीक है। तो यहां पर जो हमने प्रेपोजिशन यूज की है वो क्या शो करवा रही है? प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही रीड्स इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, तो जहां पर जो हमने इन प्रेपोजिशन यूज किया है, आगे क्या लिखा हुआ है? द इवनिंग। और द इवनिंग क्या है आपके पास? टाइम है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट क्या है? ये टाइम है, ठीक है। तो यहां पर जो हमने प्रेपोजिशन यूज की है वो क्या शो करवा रही है? टाइम, कि वह इवनिंग को पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द कार वॉज कमिंग टूवर्ड्स अस। अब यहां पर जो टूवर्ड्स वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है? यही आपके पास प्रेपोजिशन, ठीक है। क्या है? प्रेपोजिशन। और आगे क्या लिखा हुआ है? अस, ठीक है। तो टूवर्ड अस, जो कार आ रही है वो मेरी तरफ आ रही है, हमारी तरफ आ रही है। तो यहां पर जो टूवर्ड्स जो प्रेपोजिशन हमने यूज की है तो वो क्या बता रही है? वो बता रही है डायरेक्शन। क्या बता रही है? डायरेक्शन, कि वो हमारी तरफ आ रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन में हम जो भी वर्ड्स यूज करेंगे वो या फिर प्लेस को शो करवाएंगे, या फिर वो टाइम को शो करवाएंगे, या फिर वो डायरेक्शन को शो करवाएंगे, ठीक है। और यहीं से आपकी जो टाइप्स है प्रेपोजिशन की वो बन जाती है। आगे चले, चलिए। तो यहां पे भी वही सेम कंसेप्ट है कि जो प्रेपोजिशन होगी उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? तो उसका ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था
या तो वो नाउन होगा या तो फिर वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, या तो वो नाउन होगा या तो फिर वो प्रोनाउन होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या था, ये आपकी प्रेपोजिशन है इन, ठीक है, और ये किसके लिए लगा हुआ है, लंदन के लिए। लंदन क्या है, एक नाम है, यानी कि ये एक क्या हुआ फिर, नाउन। और नाउन टॉपिक मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, तो ये क्या है, ये भी एक नाउन है। ठीक है, अब आगे क्या है, टुवर्ड अस, हमारी तरफ, तो फिर ये क्या हुआ, प्रोनाउन। ठीक है, तो जो प्रेपोजिशन होते हैं वो हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर लिखा हुआ है तो ही टीचेस इन अ स्कूल। ठीक है, इन अ स्कूल। तो अब मुझे आप ये बताएं कि यहां पर जो हमने इन प्रेपोजिशन यूज किया है वो कौन सा प्रेपोजिशन है, इन अ स्कूल। तो ये एक प्लेस वाला प्रेपोजिशन है, यानी कि प्रेपोजिशन ऑफ अ प्लेस। ठीक है, चलिए आगे, चलिए अब देखिए, अभी प्रेपोजिशन को मैंने दो टाइप्स में कैटेगराइज किया है, क्योंकि हमने स्कूल टाइम में भी प्रेपोजिशन पढ़ी हुई है। ठीक है, और अब भी हम प्रेपोजिशन को पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, अब देखो, जब हम स्कूल टाइम पे प्रेपोजिशन को पढ़ते थे तो हमको बेसिक जो प्रेपोजिशन है, जैसे कि इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, बिटवीन, अमिड, अमंग, ठीक है, तो इस तरह से जो प्रेपोजिशन वर्ड्स है वो आपको बताए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल जो प्रेपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो थोड़े से अलग हैं। अब देखिए कि कॉम्पिटिटिव में आपकी जो प्रेपोजिशन है वो किस टाइप से आती है। पहला टाइप है वर्ड्स विद नो प्रेपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं आपको लगेगा कि उनके आगे प्रेपोजिशन लगेगी, जैसे कि एंटर्ड। अब आपको लगेगा कि इसके आगे इनटू प्रेपोजिशन लगेगी, लेकिन ये गलत है। तो एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पे एक आम स्टूडेंट जो है वो धोखा खा लेता है कि इसके आगे प्रेपोजिशन लगेगी, इनटू लगेगा, क्योंकि वो अच्छा लगता है ना। अगर जब आप उसकी ट्रांसलेशन करोगे हिंदी में तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भी इसके आगे एक प्रेपोजिशन लगना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे प्रेपोजिशन नहीं लगती, तभी आपको एग्जामिनर जो है वो यहां पे कंफ्यूज करता है। ठीक है, दूसरा जो उसका फेवरेट पार्ट है वो है वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी जो प्रेपोजिशन होती है वो फिक्स होती है, और ये वर्ड्स आपको याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो स्कूल टाइम पे प्रेपोजिशन पढ़ी थी, इन, इनटू, ऑन, इन, जो भी आपके सामने लिखा हुआ है, तो यहां से आजकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि अगर स्टूडेंट पढ़ के आया है तो वो इतना तो पढ़ के आया ही होगा एकेडमिक वाला, क्योंकि स्टार्टिंग से स्कूल लेवल में उसको करवा रहे हैं ये वाला, है ना। तो इसीलिए जो एग्जामिनर है वो कॉम्पिटिटिव यानी कि यहां से क्वेश्चन डालता है। वर्ड्स विद नो प्रेपोजिशन, जहां पे आप धोखा खा लेते हैं। वर्ड्स विद फिक्स प्रेपोजिशन, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रेपोजिशन फिक्स होती है। ठीक है, और वर्ड्स विद डिफरेंट प्रेपोजिशन, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ अलग अलग प्रेपोजिशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई एक वर्ड है, इसके साथ आपका बाय भी लग जाएगा, इनटू भी लग जाएगा, इन भी लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, तो यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है। लेकिन हम फिर भी सबसे पहले एकेडमिक से शुरू करेंगे। जो एकेडमिक में हमें पढ़ाया हुआ है स्टार्टिंग से ही, स्कूल लेवल से लेके, वो हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, और जिन साथियों ने नहीं पढ़ा है वो भी उसको एक बार पढ़ लेंगे, है ना। और फिर उसके बाद हम जंप करेंगे अपने कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रेपोजिशन पे। ठीक है, चले आगे, चलिए जी। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रेपोजिशन वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं वो क्या शो करवाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वो टाइम को शो करवाएंगे, वो डायरेक्शन को शो करवाएंगे, और वो प्लेस को शो करवाएंगे। ठीक है, तो वहीं से आपकी जो टाइप्स है प्रेपोजिशन की वो बन के आती है। ठीक है, पहली टाइप क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। दूसरी टाइप क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तीसरी टाइप क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, चलिए
अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो इसमें जो हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो करते हैं ऑन, इन, एट, विद इन, सिंस, फॉर, एटसेट्रा। ठीक है, और अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है आपके पास ऑन प्रेपोजिशन। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि अभी हम जो भी प्रेपोजिशन करेंगे वो हम कर रहे हैं टाइम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे ये प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं ना, ये हम यूज करेंगे अपने टाइम वाले वर्ड्स के साथ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले है आपके पास ऑन। तो ऑन प्रेपोजिशन का यूज टाइम के केस में कहां कहां पे होगा? तो ऑन का यूज आपका सबसे पहले होगा जहां पर डेज की बात की गई हो, जहां पे डेट्स की बात की गई हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ए क्लास ऑन मंडे। ऑन मंडे, अब मंडे क्या है? किसी डे का नाम है। क्या है? डे का नेम है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? माई बर्थडे फॉल्स ऑन 23 अगस्त। तो ये क्या है? ये डेट है। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा आपका ऑन प्रेपोजिशन यूज होगा। क्या होगा? ऑन प्रेपोजिशन यूज होगा। ठीक है, अब कहां पे आपका ऑन प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा ये भी आप देख लीजिएगा। वी आर नोट टू यूज टुडे, टुमारो, यस्टरडे। तो इन तीन वर्ड्स के साथ आपका ऑन प्रेपोजिशन जो है वो यूज नहीं होता है। तो इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? आई विल मीट हर ऑन टुडे। अब देखने में तो आपको अच्छा लग रहा है, हाँ यहां पे ऑन तो होगा, ऐसे लग रहा है ना, लेकिन यही तो बात है, यहीं से तो आप गलती कर लेते हो। तो इसीलिए मैंने यहां पे इसको स्पेसिफाई किया है कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे के साथ कभी भी ओन प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। अब देखो यहां पे आपको ऐसे ही लगेगा कि यहां पर ओन प्रेपोजिशन होना चाहिए, लेकिन यहां पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? आई विल मीट हर ऑन टुडे। तो यहां पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? आई विल मीट हर टुडे। समझ गए? अगला एग्जांपल देखिए, आई सॉ हिम ऑन यस्टरडे। तो यहां पर भी कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? आई सॉ हिम यस्टरडे। क्लियर है? हो जाएगा? समझ गए? तो ऑन प्रेपोजिशन टाइम के केस में हम डेज और डेट्स के लिए करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि टुडे, टुमारो और यस्टरडे के साथ आपका ओन प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा, यानी कि कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। ठीक है, चले आगे। चलिए, अभी हम करेंगे इन। तो इन प्रेपोजिशन आपका टाइम के केस में कहां पे यूज होगा? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ डे। पार्ट्स ऑफ डे। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे करके बनाता हूं। ये आपका मान लेते हैं, आज की तारीख क्या है? आज है आपके पास 22 अगस्त। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं। ये आपके पास है मॉर्निंग, ये आपके पास है आफ्टरनून, ये आपके पास है इवनिंग और ये आपके पास है नाइट। तो मैंने इस दिन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ डे। ठीक है, तो एक दिन के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा आपकी इन प्रेपोजिशन आती है, बस आपको यह ध्यान रखना है। जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। अब यहां पे मैंने इन द नाइट लिखा नहीं हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। इन द नाइट भी होता है, ऐसी बात नहीं कि इन द नाइट नहीं होता, होता है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इन हम यूज करेंगे पार्ट्स ऑफ डे के साथ।
एग्जाम्पल देखिए, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 7 इन द मॉर्निंग। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग क्या है? एक दिन का पार्ट है, जो पहला पार्ट है मॉर्निंग वाला, तो उसके आगे हमेशा इन प्रेपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट्स एट 7। देखो 7 क्या है? एक परफेक्ट, एक एग्जैक्ट टाइम है 7। तो एग्जैक्ट टाइम के साथ हमेशा आपका एट आता है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इन हमेशा पार्ट्स ऑफ डे के साथ यूज किया जाता है। क्लियर है? चले आगे। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे एट के बारे में, है ना? तो एट एक ड्यूरेशन ऑफ द डे, ये एक ड्यूरेशन को भी बताता है। एक तो चलो ठीक है, एक तो होगी आपके पास ड्यूरेशन, ठीक है, और एक आपके पास हो जाता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट टाइम। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एट आपका यूज होगा द स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द डे। अब देखो, मैंने जैसे आपको बोला 7 AM, तो ये भी क्या है? ये भी एक स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन है ना, है ना? 12 AM, तो ये भी क्या है कि आपके पास स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन है, यानी कि छोटी सी ड्यूरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि डान। तो डान का मतलब क्या होता है? प्रातःकाल, जो सुबह सुबह का समय होता है। डस्क, डस्क का मतलब होता है सायकाल, जब सूरज डूबने को आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है ट्विलाइट। ट्विलाइट का मतलब होता है कि सूरज डूबने के बाद का समय, जब तारे दिखना शुरू हो जाते हैं। अब देखो, जैसे कि सूरज डूबता है और अंधेरा होना शुरू हो जाता है। जब स्टार्टिंग में आपको तारे दिखना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी लाइट आपको आसमान में दिखेगी, ठीक है, लेकिन तारे दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उस छोटे से समय को हम बोलेंगे ट्विलाइट। और सनसेट और मिडनाइट के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डे के साथ हमेशा एट लगता है। साथ में आपको यह याद रखना है कि एग्जैक्ट टाइम के साथ भी आपका एट लगता है, यानी कि एट प्रेपोजिशन लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई लव टेकिंग ए वॉक एट डान। मुझे सुबह सुबह प्रातः काल में सैर करना अच्छा लगता है। ठीक है, समझ गए? तो दो वर्ड आपको याद रखने हैं, एक तो हो गया ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन भी कौन सी? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन। और दूसरा आपके पास है एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, तो इसके साथ आपको एट प्रेपोजिशन का यूज करना है। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, बढ़े आगे। चलिए फिर, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो इन प्रेपोजिशन है, यहां पे बताया था मैंने आपको, इन प्रेपोजिशन आपकी यूज होती है पार्ट्स ऑफ डे के साथ। और उसमें मैंने आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग क्लियर करवा दिया था। और वहां पे मैंने क्या छोड़ा था? नाइट वाला। तो अभी हम यहां पे नाइट को ही कवर करते हैं। ठीक है, तो इन दी नाइट, तो नाइट के साथ भी आपका इन प्रेपोजिशन लगेगा, क्योंकि इन प्रेपोजिशन आपका लगता है पार्ट्स ऑफ डे के साथ, तो ऑब्वियसली आपका नाइट के साथ भी लगेगा। लेकिन यहां पे जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो करता है एट नाइट। कौन करता है? एट नाइट, यानी कि नाइट के साथ आपका एट प्रेपोजिशन भी लग सकता है। बाकी जो हमने पढ़े थे ना, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, उनके साथ हमेशा इन लगता है, लेकिन नाइट के साथ आपका इन भी लग सकता है और एट भी लग सकता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वही हम अब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे एट नाइट। यानी कि नाइट से पहले अगर हम एट प्रेपोजिशन का यूज करें, तो उस केस में इसका मतलब क्या बन जाता है? ड्यूरिंग एनी नाइट। ड्यूरिंग एनी नाइट का मतलब है कि हम कोई भी काम हमेशा नाइट को करते हैं, यानी कि हम फॉर्मल वे में इसको बोलेंगे, फॉर्मल वे में। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई ऑफ्टन वर्क लेट एट नाइट। मैं अक्सर रात को, यानी कि मैं अक्सर देर रात तक काम करता हूं। मैं अक्सर देर रात तक काम करता हूं। तो ये इसकी एक रूटीन है। ठीक है, ये इसकी एक रूटीन है। ठीक है, लेकिन जब हम नाइट के पीछे
इन लगा दें यानी कि इन द नाइट, तो उस केस में हम जिस नाइट की बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर नाइट होगी, यानी कि हम उसी एक नाइट की ही बात कर रहे हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग एनी नाइट, जो हम काम इस नाइट कर रहे हैं वो हम हर रोज करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक रूटीन है। लेकिन जहां पर जो हम नाइट की बात करेंगे वो एक यानी कि वो एक स्पेसिफिक नाइट होगी, यानी कि मान लेते हैं कि कोई काम मैंने सिर्फ आज की रात को ही करना है, वो मेरी रूटीन में शामिल नहीं है। समझ गए? तो इसलिए इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाता है एट नाइट और इन द नाइट में। ठीक है, एट द नाइट यानी कि जो मेरी रूटीन है उस नाइट की, ठीक है, यानी कि मैं हमेशा रात को ये करता हूं, मैं हमेशा रात को जल्दी सोता हूं, या फिर मैं हमेशा रात को जल्दी खाना खा लेता हूं, इस तरह से। और इन द नाइट में क्या होगा कि मैंने आज रात को जल्दी खाना खाया, यानी कि मैं आज रात को जल्दी सो गया, यानी कि वो इसी रात की बात कर रहा है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड टू गेट अप टू रिसीव माई पेरेंट्स इन द नाइट। मुझे अपने पेरेंट्स को रिसीव करने के लिए रात को उठना पड़ा। ठीक है, तो ये इसी रात की बात कर रहा है, तो वो रोज रोज अपने पेरेंट्स को पिक नहीं करता है रात को, यानी कि ये इसी रात की बात कर रहा है, इसी एक रात की बात कर रहा है। समझ गए? तो एट नाइट यानी कि वो रूटीन की बात करेगा, उसकी वो रूटीन है, और इन द नाइट मतलब कि वो उसी एक नाइट की बात कर रहा है। समझ गए? चलिए आगे। चलिए, अब कुछ और बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम टाइम के पीछे AM या फिर PM का यूज कर दें। अब AM और PM का यूज हम क्यों करते हैं? ताकि यहां से हमें यह पता चल जाता है कि हम जिस 7 की बात कर रहे हैं, जिस 7 बजे की बात कर रहे हैं, वो दिन का 7 है या फिर रात का 7 है। ठीक है, तो AM और PM लगाने से हम उसको ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं कि वो जो 7 है वो दिन का है या फिर रात का है। तो उसके बाद कभी भी आपका इन द मॉर्निंग या फिर इन द इवनिंग या फिर इन द नाइट नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो फिर हम क्यों लगाएंगे इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग? नहीं लगाएंगे, पहले से डिफाइन है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आई हैव माई इंग्लिश क्लास एट 4 PM इन द इवनिंग। भाई यहां पर मैंने पहले से ही डिफाइन कर दिया है कि भाई शाम के 4 बजे है मेरी क्लास इंग्लिश की, तो फिर बाद में इन द इवनिंग लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो यहां पे इन द इवनिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलें। अब देखिए, हम बात करते हैं ना कि 7 o'clock, 6 o'clock, 5 o'clock, कि भाई समय क्या हुआ है? 5 o'clock हुआ है, 7 o'clock, 10 o'clock। ठीक है, अब जब भी हम ओ क्लॉक की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा राउंड फिगर वाला समय होता है, जैसे कि 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock। आपने कभी ऐसे सुना है कि 8.5 o'clock, 7.5 o'clock, 10.5 o'clock? नहीं सुना ना? तो यही इसका रूल है कि जो ओ क्लॉक वर्ड है ये हमेशा कंप्लीट समय के साथ ही यूज होता है। अगर कोई समय पार्शियल है, जैसे कि 8:30, 8:15, 7:45, तो वैसे समय के साथ कभी भी ओ क्लॉक वर्ड यूज नहीं किया जाता। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको अपने इंग्लिश वोकैब में भी, आपको अपने इंग्लिश की समझ में भी ऐड करनी है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि हमको इंग्लिश की नॉलेज नहीं होती है। भैया अगर आपने कहीं पे दुकान भी डालनी हो ना, अब मैंने अपने YouTube में भी एक पोस्ट डाली थी। मैं कहीं गया हुआ था बाहर, तो वहां पे क्या था कि वहां पे लिखा हुआ था सीजर, यानी कि एक बार्बर की शॉप होगी, तो बिल्कुल ब्रांड लिखा हुआ था ऊपर सीजर्स। सीजर्स नहीं लिखा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था सीजर, यानी कि वहां पे एस क्या था, मिस था। अब देखो, अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आपको फिर भी आपको पता तो होना चाहिए ना, कि नहीं? आजकल आप कुछ भी काम कर लो, दिहाड़ी लगाने से उसके अलावा आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे उसने क्या लिखा हुआ था? सीजर। और सीजर वर्ड कोई होता ही नहीं है। हमेशा जो सीजर वर्ड होता है वो हमेशा एस के साथ आता है, सीजर्स।
ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर ये जरूरी नहीं है, फिर भी आपके लिए, आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं आपको ये छोटी छोटी बातें बताता रहता हूं। ठीक है, चलिए, पढ़ना, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसका आपका एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमें टेस्ट क्लियर करना है, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को एक काबिल बनाना है, क्योंकि कल को अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो उनको तो ये लगेगा नहीं, हाँ भाई मेरा फादर या फिर मेरे मदर पढ़े लिखे हैं कि मुझे वो पढ़ा सकते हैं। कम से कम आपको इतना बनना चाहिए कि आप अपने बच्चों को कम से कम 10th तक पढ़ा सको। ठीक है, चलें फिर आगे। चलिए, अभी हम बात करेंगे विद इन के बारे में, यानी कि विद इन प्रेपोजिशन के बारे में। और अभी भी हम जो प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के केस में आपका विद इन प्रेपोजिशन कहां पे यूज होगा। ठीक है, तो विद इन आपका यूज होगा इज यूज्ड फॉर नॉट लॉन्गर देन पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो, इसको मैं आपको यहां से समझाता हूं। ठीक है, ये आपके पास डेट है 1 अगस्त और ये आपके पास डेट है 20 अगस्त। ठीक है, और मैं आपको एक कंडीशन देता हूं। मैंने किसी को बोला कि मुझे 10,000 रुपए उधार दो, ठीक है, और उसने दे दिए। और उसने देते समय मुझे ये बोला कि मुझे ये जो पैसे हैं ये विद इन 20 अगस्त रिटर्न करने हैं। तो उसके बोलने का मतलब क्या हुआ? उसका बोलने का मतलब हुआ 20 अगस्त से पहले पहले। क्या मतलब हुआ? 20 अगस्त से पहले पहले। तो उसमें जो उसने डेडलाइन दी हुई है वो इंक्लूड नहीं होगी। उसने मुझे क्या बोला कि चलो मैं तुझे 10,000 रुपया दे देता हूं, लेकिन तुम्हें 20 अगस्त से पहले पहले, यानी कि अगर इंग्लिश में बोलें तो विद इन 20 अगस्त आपको रिटर्न करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 अगस्त से पहले पहले वो जो पैसे हैं वो आपने मुझे रिटर्न करने हैं। तो क्या मतलब हुआ? नॉट लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस टाइम से पहले पहले, नॉट लॉन्गर देन। समझ गए? एग्जांपल देखिए, शी विल ग्रेजुएट विद इन 2 ईयर। ठीक है, तो वो 2 साल से पहले पहले ही ग्रेजुएट हो जाएगी। ग्रेजुएट वो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसको पूरे 2 साल भी नहीं लगेंगे, 2 साल से पहले पहले हो जाएगी वो। ठीक है, तो विद इन का मतलब जो उसने डेडलाइन दी हुई है उससे पहले पहले। समझ गए? हो जाएगा। चलिए आगे। चलिए, अब हम पढ़ेंगे सिंस और फॉर के बारे में। अब ये जो सिंस और फॉर प्रेपोजिशन है, ये भी आपके टाइम के केस में किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, क्या क्या डिफरेंस है, कहां पे आपका सिंस प्रेपोजिशन यूज होगा टाइम के पर्सपेक्टिव से, कहां पे आपका फॉर प्रेपोजिशन यूज होगा टाइम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, समझें इसको। चलिए, अब देखिए, सिंस हम यूज करते हैं इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ध्यान से समझो इसको। सिंस के लिए आपको एक टाइम दिया होगा, टाइम दिया होगा, चाहे वो AM PM के केस में हो, यानी कि इसके साथ हो, चाहे वो इवनिंग या फिर मॉर्निंग के सेंस में हो, चाहे वो मंडे ट्यूसडे के सेंस में हो, यानी कि किसी भी डे के सेंस में हो, चाहे वो किसी भी मंथ के नेम के सेंस में हो, चाहे वो किसी भी ईयर के केस में, यानी कि ईयर की सेंस में हो। यानी कि सिंस के लिए आपको कोई ना कोई टाइम दिया होगा, चाहे वो AM PM की फॉर्म में हो, चाहे वो मॉर्निंग इवनिंग नाइट की फॉर्म में हो, चाहे वो मंडे ट्यूसडे की फॉर्म में हो, चाहे वो मंथ की फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, या फिर ईयर की फॉर्म में हो, 2022 2025 इसकी फॉर्म में। तो सिंस के लिए आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा किसी भी फॉर्म में। ठीक है,
और वहीं दूसरी तरफ जो फॉर हम यूज करेंगे वो हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि पिछले 4 दिन के लिए, पिछले 2 घंटे के लिए, पिछले 10 सालों के लिए, पिछले 10 महीनों के लिए। तो इस तरह से वहां पे वर्ड्स लिखे होंगे जहां पे आपका फॉर प्रेपोजिशन यूज होगा। एग्जाम्पल देखें इसका। तो पहला एग्जाम्पल है आई हैव बीन टीचिंग सिंस 9 AM। तो यहां पे आपको एक एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम 9 AM। ठीक है, तो यहां पे आपका सिंस प्रेपोजिशन यूज होगा। और मैंने आपको यह भी बताया था एग्जैक्ट टाइम के लिए आपका एट यूज होता है, बताया था मैंने। यहां पे देखिए, कहां पे चला गया, ये देखिए कि एग्जैक्ट टाइम के लिए आपका यहां पे एग्जाम्पल भी है, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 7 in the morning। अब यहां पे सिंस की बात नहीं की जा रही, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 7, सिंस 7। अब देखो यहां पे एक आपको बात ध्यान रखनी है, यहां पे देखो जहां पर आपका सिंस और फॉर प्रेपोजिशन यूज होगा वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो यूज होगा। कहां पे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि हम जो कोई काम कर रहे हैं ना वो हम अभी भी कर रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं कि मैं 9 बजे से काम कर रहा हूं, मैं अभी भी कर रहा हूं, तो बीन लगेगा साथ में। अब बीन की पहचान क्या है? बीन का मतलब क्या होता है, हम टेंसेस में पढ़ेंगे। बीन का मतलब है कि वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और यहां पे क्या था, एट में क्या था, एट में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यही तो बात है। आजा भाई, कहां चला गया? ये देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, आई लव टेकिंग ए वॉक एट डाउन। तो यहां पे क्या है, यहां पे कोई बीन लगा हुआ है क्या? क्या यहां पे कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? नहीं है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। और जो टेंसेस होंगे वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, वहां पे आपको और अच्छे से कवर हो जाएगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, सिंपल टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको याद रखना है कि जो आपका सिंस और फॉर प्रेपोजिशन है वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा। यानी कि वहां पे आपको एक चीज पहचान रखनी है कि वहां पे बीन का यूज किया गया होगा। ठीक है, क्योंकि वो काम वो अभी भी कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस चला हुआ है। ठीक है, तो वहां पर आपका सिंस और फॉर प्रेपोजिशन यूज होगा। जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 9 AM। मैं सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ा रहा हूं तो अभी पढ़ा ही रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस चला हुआ है, तो उसके लिए हम बीन यूज करते हैं। यही इसकी पहचान है जहां पे आपका सिंस और फॉर यूज होगा। ठीक है, आगे देखिए, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 hours। तो मैं पिछले 6 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब यहां पे क्या है, उसने एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि मैं पिछले 6 घंटे से नहीं, मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं। बेशक यहां पे एक पीरियड ऑफ टाइम होगा, लेकिन यहां पे उसने एग्जैक्ट टाइम बताया। लेकिन यहां पे उसने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, तो यहां पे उसने ये बताया कि मैं पिछले 6 घंटे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, तो दोनों में डिफरेंस है। एक क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, एक क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई हैज बीन ऑन लीव सिंस मंडे। मैं मंडे से लीव पर हूं, मैं मंडे से लीव पर हूं। तो उसने एग्जैक्ट टाइम बताया है। तो मैंने आपको क्या बोला, जो टाइम वो बताएगा वो AM PM की फॉर्म में भी हो सकता है, वो इवनिंग मॉर्निंग की फॉर्म में भी हो सकता है, वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे की फॉर्म में भी हो सकता है, वो मंथ के किसी भी नेम के फॉर्म में भी हो सकता है, वो किसी भी ईयर में भी हो सकता है, 2015 2020 2022। ठीक है, इसकी फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मंडे, यानी कि ये क्या है, किसी भी डे की फॉर्म में है, लेकिन है तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए यहां पे सिंस प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। समझ गए? अगला एग्जांपल देखिए, ही हैज बीन ऑन लीव फॉर 4 days। मैं पिछले 4 दिनों से लीव पर हूं। तो यहां पे उसने टाइम बताया, मैं पिछले 4 दिनों से लीव पे हूं। तो उसने एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया, उसने क्या बताया, पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 4 दिनों से। ठीक है, तो वहां पर आपका फॉर प्रेपोजिशन यूज होगा।
क्लियर है? आगे देखिए, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, मैं 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो अभी भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो वो कॉन्टिन्यूस चला हुआ है अभी तक, तो बीन लगेगा यहां पे, सभी जगह बीन लगेगा। यही यहां पे डिफरेंस है आपके पास सिंस और एट में, ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे। तो यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम बताया है, किसकी फॉर्म में? ईयर की फॉर्म में, तब भी सिंस लगेगा। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको नोट करनी है साथ साथ में, ठीक है ना? मैं जो भी बोलता हूं इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको नोट करनी है। तो यहां पे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ, ठीक है? आगे चलें। लास्ट एग्जाम्पल है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 ईयर। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैं पिछले 6 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या आपको बताया? एक पीरियड ऑफ टाइम बताया कि मैं पिछले 6 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और अभी भी पढ़ा रहा हूं, कॉन्टिन्यूस चला हुआ है, तो बीन लगा हुआ है यहां पे। समझ गए? तो जो आपके सिंस और फॉर प्रेपोजिशन है वो हमेशा परफेक्ट टेंस के साथ, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ यूज होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होगा वो हम टेंसेस में पढ़ेंगे, ठीक है? तो वहां पर हम टोटल 4 टाइप्स के टेंसेस होते हैं आपके पास। एक होता है सिंपल फॉर्म, ठीक है? और एक आपके पास होता है कॉन्टिन्यूस, एक आपके पास होता है परफेक्ट, और एक आपके पास होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जो सिंस और फॉर प्रेपोजिशन है ये हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंस में यूज किया जाता है। क्लियर है? चलें अभी कुछ क्वेश्चंस सोल्व करोगे, और आज के जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू की फॉर्म में है, ठीक है? करो सोल्व इसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? मैनी शॉप्स क्लोज डैश संडे। अभी यहां पे क्या है? संडे, डे की बात की गई है, और सबसे पहले जो रूल था वो भी इसी पे था, डे और डेट्स पे। यही पढ़ा था ना? क्या होगा? इन होगा, ऑन, सिंस या फिर एट। अब एट तो नहीं होगा, एट क्या बताएगा? एग्जैक्ट टाइम। संडे तो भाई पूरा का पूरा दिन आ गया ना, एग्जैक्ट टाइम थोड़ी है। सिंस नहीं होगा क्योंकि ये आपका यूज होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इन कहां पे यूज होगा और ऑन कहां पे यूज होगा? इन मैंने आपको क्या बताया था? इन आपका यूज होगा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द आफ्टरनून। तो यहां पे तो संडे लिखा हुआ है, तो क्या होगा? ऑन, ठीक है? बिल्कुल एक्सप्लेन करके मैं आपको बता रहा हूं कि ऑन क्यों होगा, तो क्या होगा? ऑन। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड डैश 7 o'clock। 7 o'clock एक एग्जैक्ट टाइम बताया है, 7 o'clock, ठीक है? अब एग्जैक्ट टाइम बताया है तो सिंस आपका आ सकता था, लेकिन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आपका आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि बीन के साथ आता है। ये किसके साथ आता है? बीन के साथ। तो यहां पे तो कोई बीन है नहीं, तो सिंस नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद ऑन, तो ऑन हम यूज करते हैं डेज और डेट के लिए, लेकिन यहां पे तो टाइम है तो ऑन भी नहीं होगा, ठीक है? इन हम कहां पे यूज करते हैं? मैंने आपको बताया था, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द आफ्टरनून, तो इन भी नहीं होगा। तो क्या बचा? एट। एट क्या आपको बताता है? एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम बताया था ना मैंने आपको, देखो एट। हो रहा है क्लियर? चले आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको अब आप करके बताएं, करो सोल्व इसको, क्या होगा? एलिमिनेशन मेथड, मेरे अकॉर्डिंग एलिमिनेशन मेथड इतना तगड़ा होता है ना कि अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आप 50% श्योर हो जाते हो कि इन दोनों में से कोई एक है। पर एलिमिनेशन मेथड लगाने में भी दिमाग चाहिए, कंसेप्ट क्लियर चाहिए, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप दो ऑप्शंस को क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है? हाँ चलो, तो क्या क्वेश्चन है? केविन एंड जॉय हैव बीन इन सेम क्लास। अब यहां पे बीन आ गया, इन द सेम क्लास डैश फर्स्ट ग्रेड। अब देखो यहां पे क्या लगा हुआ है? बीन, और बीन मैंने आपको कहां बताया था? सिंस और फॉर के केस में। तो ये तो दो ऑप्शन खत्म, ठीक है? अब मुझे आप बताओ कि फर्स्ट ग्रेड क्या है? ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है? तो देखिए,
तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि केविन एंड जॉय हैव बीन इन द सेम क्लास दैट फर्स्ट ग्रेड, वो पहले ग्रेड से सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी कि वो पहले फर्स्ट ग्रेड से ही सेम क्लास में हैं, ठीक है, वो पहले ग्रेड से ही सेम क्लास में हैं। तो उसने क्या बताया कि वो पहले ग्रेड से ही, आपको उसने पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, लेकिन हाँ यहाँ पे सेंस पहचानने वाली थी, फर्स्ट ग्रेड है, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो ग्रेड की सेंस में है, ना ही वो डेट के सेंस में है, ना ही वो ईयर की सेंस में है, ठीक है। यही तो बात है, यहाँ पे आपको टाइम की सेंस पहचाननी है। वो किसी भी सेंस में टाइम को दे सकता है, फर्स्ट ग्रेड, वो फर्स्ट ग्रेड से सेम क्लास में है ना। तो अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है तो ऑब्वियसली सिंस होगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि जो भी हमने आज पढ़ा है, सभी प्रेपोजिशन हमने टाइम के रिगार्डिंग पढ़े थे, यानी कि टाइम की सेंस में पढ़े थे कि टाइम की सेंस में आपके जो प्रेपोजिशन है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो गए, ठीक है। सभी के सभी क्लियर हुए, कुछ एक्स्ट्रा पता चला आपको, ठीक है। तो इसी तरह से हम बिल्कुल बेस बनाते बनाते हुए ऊपर को चढ़ेंगे। बेशक 3 या 4 पार्ट बन जाए इसके कोई चक्कर नहीं है, लेकिन बेस बनाते बनाते हम इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन और कंजंक्शन से फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको कवर करेंगे और आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ ही जाए, कभी फिर जाए ही नहीं, इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। तो इसका लास्ट देखो, इसका आंसर क्या है, सिंस, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और आपको रिवाइज करके आना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।